बच्चों, कल की क्लास में आपने सीखा कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के रेट और उसमें अवेलेबल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो रेट हैं उनके बीच में आप कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हो। आप डायरेक्टली याद रखो, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक इक्वेशन लिख रहा हूं, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी, इस तरह की कोई रिएक्शन है। तो अगर मैं आपसे कहूं इस रिएक्शन के रेट, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन और ए और बी के रेट और सी के रेट, इनके रेट के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि dx अपॉन dt, इस पूरी रिएक्शन का आप एक जनरलाइज जो रेट लेकर के चल रहे हो, जिसको आप कहोगे रिएक्शन, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल बी इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा, अगर रिएक्टेंट के लिए आप ले रहे होगे तो 1 अपॉन अल्फा माइनस डी ए अपॉन डी टी, वेयर माइनस डी ए अपॉन डी टी क्या है, ये है रेट ऑफ ए, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ये भी माइनस का डीबी बाई डी टी, ये आपके पास क्या है बेटा, ये है रेट ऑफ बी, और इट विल बी इक्वल टू प्लस का 1 अपॉन गामा डीसी बाई डी, इस डीसी बाई डी का मतलब क्या है, रेट ऑफ सी से। तो ये कल की क्लास में आपने जाना कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के रेट और उसमें अवेलेबल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आप कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हो, ये आपने कल की क्लास में सीखा। अच्छा, इससे पहले मैंने एक नोट लिखवाया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी सब्सटेंस के लिए, जैसे डीए बाई डी हो गया, डीबी बाई डी हो गया और डीसी बाई डी हो गया, इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी अल्फा बीटा गामा से कोई लेना देना नहीं होता। वाइल जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये चेंज हो सकती है इस अल्फा बीटा गामा के चेंज होने से, बट जो डीए बाई डी और डीबी बाई डी और डीसी बाई डी है, दे विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होंगे, ये मैंने नोट लिखवाया था। अब मैं उस चीज को आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। एक क्वेश्चन कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को चेंज कर दो, सो व्हाट विल हैपन इफ यू चेंज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। देखिए, पहले तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, आप इसको नोट बना करके लिख लीजिए, इसको लिखो आप जल्दी।
बच्चों लिख गया? यस सर। लग गया सर। देखो जैसे क्वेश्चन दूं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर द formation of ammonia NH3, for the formation of ammonia from N2 and H2, from N2 and H2, rate of consumption of N2 is 1.5 into 10 to the power minus 3 mole per second. Calculate rate of reaction. हमें बेटा रिएक्शन का रेट पता करना है, ठीक है? देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, अमोनिया फॉर्म हो रहा है किससे? N2 और H2 से। चलिए मान लीजिए अगर मैं ये रिएक्शन ले लूं तो ये रिएक्शन में बेटा आपके पास 2NH3 फॉर्म हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में मुझे कैलकुलेट करना है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी मैंने, मुझे कैलकुलेट करना है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि dx/dt, ये कैलकुलेट करना है। मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन है बेटा रेट ऑफ नाइट्रोजन यानी कि माइनस dN2/dt। बेटा इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब मैं जानता हूं अपने कॉन्सेप्ट से कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि dx/dt जो है वो किसकी इक्वल होगा बेटा? 1/1 इंटू माइनस dN2/dt। ये होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 1/3 माइनस में आएगा वो भी dH2/dt, ये आएगा, ठीक है? तो इसका वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है बेटा? इसका dx/dt इक्वल टू, इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इतना दिया। तो यही क्या हो जाएगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा मोल पर सेकेंड, यही आ जाएगा। बट बच्चों व्हाट हैपेंड अगर मैं इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दूं? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करने से क्या पॉसिबिलिटीज होंगी वो आप समझिए। जैसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि हाँ सर, चेंज इन द सेंस सपोज आप इसमें इस रिएक्शन की जगह आप लिख दो 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3। ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। या पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या बन जाती? 2N2 प्लस 6H2 गिव्स 4NH3। अगर ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास, तब आपके पास किसी सब्सटेंस का यानी कि इसका जो रेट है दैट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, देखो कैसे। पहले आप ऐसे समझ लो कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। अगर मैं इसी में सेकेंड पार्ट पूछ लेता कि रेट ऑफ हाइड्रोजन के कंजम्पशन का रेट बताओ, तो आप क्या करते? आप इसमें इन दोनों पार्ट्स को इक्वेट कर देते। जैसे आप इक्वेट करते तो कितना आंसर आता बेटा? ये आपके पास आ जाता -dH2/dt
इक्वल टू, ये 3 बेटा इधर है, उस तरफ जाता तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाता, 3 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आपके पास कितना हो जाता, ये हो जाता 4.5 इंटू 10 की पावर -3, यही आता बेटा। समझ आ गया सबको ये कैसे निकाला मैंने? यस सर। सर ये रेट तो ऑफ हाइड्रोजन आ गया ना सर? ये जो आया ये क्या आया, रेट ऑफ हाइड्रोजन के कंजम्पशन का आया, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2, ये आया मेरे पास 4.5। हालांकि ये पूछा नहीं था, पर जो आपका डाउट था ना कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करने से सर आप कह रहे हो कि किसी सब्सटेंस का जो रेट है वो तो पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट चेंज नहीं होगा, बट रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा, तो उसी बात को मैं समझा रहा हूं कि अगर आपका जैसे ये आंसर कितना आया 4.5 इंटू 10 की पावर -3 आया, अब अगर आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 के, बाकी जो डेटा इसका दिया है वो आप एज इट इज रखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करके देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के आंसर बदलेंगे, बट जो आपका DH2/dt का आंसर आया है ये चेंज नहीं होगा। पहले आप इसको नोट करो फिर मैं आगे बताऊंगा। आपने ये वाली लाइन लिख ली? सर हाँ सर रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला आपने कल लिखवाया था कि मतलब ये रेट स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ कोफिशिएंट रिएक्शन। और फिर हाँ हाँ, हाँ और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और इन टर्म्स ऑफ dt, हाँ हाँ तो ये तीनों तो इक्वल होंगे ना सर? फिर इसके बाद तो उन्होंने गिवन दिया ही है हम लोग, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 इज 1.10 टू पावर -3, तो यही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गया। हाँ। अरे क्या कह रहे थे तुम? देखो ये समझो, अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही होगी तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, इस पूरी होल रिएक्शन का रेट आप क्या बोलोगे, dx/dt, विच विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है अल्फा बीटा और इसकी ये गामा, तो ये आएगा 1/अल्फा माइनस da/dt के इक्वल, ये किसके इक्वल आएगा 1/बीटा माइनस db/dt के इक्वल टू 1/गामा dc/dt। अब जो यस सर। रिएक्टेंट साइड होता है उसके लिए माइनस टर्म यूज करते, और जो प्रोडक्ट हाँ साइड होता है बेटा उसके लिए हम लोग क्या यूज कर देते हैं, प्लस। इसमें जो da/dt बता रहा है, ये बता रहा है रेट ए का, कि ए कितना कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। हाँ ये db/dt बता रहा है रेट ऑफ बी, यानी बी कितना कंज्यूम हो रहा है, और dc/dt क्या बता रहा है, रेट ऑफ सी, यानी कि कितना सी प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन उसका फॉर्म हो रहा है। बट अगर रिएक्शन का, इस पूरी रिएक्शन का आप रेट की बात करोगे तो फिर वो किसकी इक्वल आएगा, 1/अल्फा टाइम्स ऑफ दिस, 1/बीटा टाइम ऑफ दिस, और 1/गामा टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि जो रेट ऑफ पूरी रिएक्शन का है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा पर डिपेंडेंट है। अगर ये चेंज होंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आपका चेंज होगा, बट da/dt का जो वैल्यू है, db/dt का वैल्यू जो है, वो dc/dt का जो रेट है, दैट विल नॉट चेंज, दैट विल नॉट अफेक्ट बाय चेंजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, किसी स्पीड से फॉर्म हो रहा है। तो अब मैंने पहले तो ये पता किया कि इस पूरी होल रिएक्शन का रेट क्या मानूं, जनरलाइज फॉर्म में इस पूरी रिएक्शन का क्या रेट मान के चलूं, दैट विल बी इक्वल टू dx/dt। अब मैंने क्या किया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले लिया 1/1 माइनस dN2/dt, which will be equal to 1/3 माइनस dH2/dt, और इट विल बी इक्वल टू 1/2 और प्लस में dNH3/dt। तो मैं आपको अपना एक पॉइंट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि या तो आपने dx/dt निकाल लिया क्योंकि इसका वैल्यू आपको नोन था, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर -3। आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, कितना आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ये रिएक्शन का रेट, जनरलाइज रेट की बात हो गई। बट जब आपने H2 का रेट निकाला, तो H2 का रेट निकालने के लिए आपने क्या किया भाई, ये सब आपस में इक्वल होते, तो इन दोनों को इक्वेट किया तो आपको क्या मिल गया, रेट ऑफ H2, कि H2 कितना कंज्यूम हो रहा होगा इस रिएक्शन में, 4.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर सेकेंड। अब मैं आपसे ये कह रहा कि जरूरी थोड़ी ना कि आप रिएक्शन N2 + 3H2 और 2NH3 वाली लो। अगर किसी बच्चे के मन में आया कि सर रिएक्शन ये ले लो, जैसे आपने रिएक्शन ये ली N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 के प्लेस पर, सर ये रिएक्शन ले लो, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल दो,
भाई 2N2 प्लस 6H2 रिएक्शन के कोफिशिएंट बदल दिए, अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस है। अब आप इसमें अगर रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, रेट का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे dx बाई dt, अब ये किसकी इक्वल में आएगा, ये आएगा 1/2 माइनस dN2 बाय dt, इसकी इक्वल आएगा, इक्वल टू 1/6 माइनस dH2 बाई dt, इसकी इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू प्लस का 1/4 dNH3 बाई dt। अब अगर आप इसको इक्वल कर दो, मतलब रेट निकालना है आपको, इस पार्ट को इक्वल कर दो, तो dx अपॉन dt किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू कितना दिया 1.5 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आपके पास बेटा 0.75 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -3। पहले रेट कितना आ रहा था 1.5, अब कितना हो गया रेट 0.75। आपने क्या किया, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बदले, कौन बदल गया, पूरी इक्वेशन का रेट बदल गया। बट अगर मैं बेटा अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं dH2 बाई dt निकालू, तो ये 1/6 है ना, ये मुझे अगर निकालना है तो 1/6 इक्वल टू मैं क्या कर दूं 1/2 इंटू माइनस dN2 बाई dt, तो इसका वैल्यू देखो, ये तो 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 उस तरफ जाएगा, तो कितना जाएगा 3 इंटू इसका वैल्यू कितना 1.5 इंटू 10 की पावर -3। अब भी क्या आया आंसर 4.5 इंटू 10 की पावर -3। तो देखो H2 का हमारे पास रेट चेंज नहीं हुआ, रिएक्शन का रेट चेंज हो गया, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलने से रिएक्शन का रेट जो है वो चेंज हो जाता है, बट किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट चेंज नहीं होते। ठीक है सर। अब समझ आ गया? हाँ सर आ गया। सर इसे नोट कर लें सर। हाँ इसको आप नोट कर सकते हो। सर प्रीवियस भी दिखा दीजिए। आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया क्या, अभी भी कोई डाउट है? सर जैसे इन्होंने अभी दिया है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 दिया है इन्होंने, अगर इसकी जगह वो लोग देते रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2, तो सर फिर हम H2 लोग देते सर तो H2 H2 के इक्वल के इक्वल टू रखते, निकालते। वो तो जिसका वैल्यू देते उसी के इक्वल टू रख देते हम लोग। ठीक है। जैसे हमने डायरेक्टली रेट दे दिया, कभी कभी जैसे मैंने कल वाले क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने डायरेक्टली रेट नहीं दिया था, मैंने ये बताया था कि ए का इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था और फाइनली उसका कंसंट्रेशन इतना पहुंच गया, तो उस केस में पहले आपको रेट पता करना पड़ेगी। यस सर। सर जैसे अगर मान लीजिए कि H2 का रेट ऑफ कंजम्पशन 1.5 इंटू 10 की पावर -3 है, अगर ये तो दिया सर अब होता, इसकी जगह पे जो दिया है, क्या सर? अगर ये दिया होता कि dH2 बाई dt का वैल्यू दे देता 1.5 इंटू 10 की पावर -3, आगे क्या कह हाँ रहा हूँ? 10 की पावर -3, फिर हाँ उसके बाद तो हमारे पास dx बाई dt जो निकलता है वो सर 1.3 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 1/3 इंटू -3। ये 1/3 इंटू dH2 जो भी इसका वैल्यू दिया होता उससे निकालते हम लोग। ठीक है। सर वो नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए सर आप। हाँ नेक्स्ट पेज आप ये इसमें चाहो तो आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज होने से, बट सब्सटेंस का जो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अवेलेबल थे उनका रेट चेंज नहीं हो रहा, वो उतनी आया जितना पहले आ रहा था, पहले भी 4.5 आया और अभी भी 4.5 ही आया, और आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल दिए इस रिएक्शन में। तो ये अलग से नोट है, मतलब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, ये आपकी बात को समझाने के लिए मैंने बताया ये तो।
नोट कर लो तो इन्फॉर्म कर देना। लिख गया सर। देखो बच्चों, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जब आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने 3 तरह की स्पीड के बारे में बात की होगी, रेट की बात की होगी। इनिशियल रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और एक एवरेज। इनिशियल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। आपको अगर मैं रिकॉल कराऊं, इनिशियल स्पीड आप सब मान के चलते थे जहां पर टाइम आपने किसी मोशन का अभी टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब कि टाइम 0 ले लिया आपने कि कोई मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, उस टाइम पर बेसिकली इनिशियल स्पीड आपकी 0 हुआ करती है मोशन में। या आपने एवरेज पढ़ा होगा बेटा, एवरेज मतलब एवरेज कब निकालते कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल कितना टाइम लिया। जैसे पहले पर्सन यहां से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, मान लो इसमें डिस्टेंस d1, इसमें डिस्टेंस d2, इसमें डिस्टेंस d3, यहाँ टाइम t1, यहाँ टाइम t2, यहाँ टाइम t3 लगा होगा। तो अब आप ऐसे केस में एवरेज निकालते थे कि टोटल डिस्टेंस निकाल दो या टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दो अगर वेलोसिटी की बात हो रही हो, और अपॉन में टोटल टाइम ले लो, ये करते थे आप। और एक आप निकालते थे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब अगर कहीं मोशन हो रहा है, मान लीजिए 1 बजे से 2 बजे तक, यानी 1 घंटे के अंदर आपने कोई डिस्टेंस को कवर किया अलग अलग स्पीड से। मैंने आपसे पूछा 1:25 पर, 1:25 पर क्या स्पीड रही, तो वो स्पीड क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या स्पीड रही, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरीके से बच्चों, जो आपने ये मोशन में ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ऐसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का। अब रेट भी बेटा क्या क्या हो सकता है, इनिशियल रेट हो सकता है, इंस्टेंटेनियस रेट हो सकता है और एवरेज रेट हो सकता है। एवरेज मतलब टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब उस इंस्टेंट पर कितना कंसंट्रेशन है अपॉन उस इंस्टेंट, मतलब उस इंस्टेंट पर कितने टाइम की बात हो रही है। और इनिशियल रेट के लिए आप कहोगे कि टाइम 0 पर क्या रेट रहा। तो ये 3 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रेट। तो इसमें आप कह सकते हो कि पहला तो आप कह सकते हो कि इनिशियल रेट, मतलब कि किसी जब इक्वेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, बेसिकली टाइम 0 पर क्या रेट रहा किसी सब्सटेंस का, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसमें रेट एट द स्टार्ट, रेट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन दैट इज एट टाइम इक्वल टू, एट टी इक्वल टू 0। मतलब अगर आपको इनिशियल रेट को आर नॉट से रिप्रेजेंट करोगे आप, इसके लिए बेटा आप लिखोगे कि मान लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन जो भी है डीसी अपॉन dt, ये सी मतलब कंसंट्रेशन से है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, किसके लिए बात हो रही है, बट दोनों के लिए ही बेटा जो टाइम रहा होगा वो टाइम कितना रहा होगा, 0 टाइम पर आप कैलकुलेट कर रहे होगे, दैट विल बी योर इनिशियल रेट।
ऐसी बेटा आपके पास दूसरा कौन सा हो सकता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे आप रेट पता करने जा रहे हो, तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसके लिए आप लिख सकते हो रेट सर ये आर नोट क्या है यहाँ? सर इनिशियल आर रेट, नोट इनिशियल रेट, rate measured at a particular instant, at a particular instant, at a particular instant, and it is obtained, and it is obtained by drawing the tangent। अगर ग्राफिकल फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट एट दैट टाइम। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, एट दैट टाइम इन द गिवन ग्राफ, इन द गिवन ग्राफ। समटाइम्स बेटा इसका क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में भी दे देता है, तो बता रहा हूं कि आप कैसे निकालोगे। पहले आप इसको लिख लो, बच्चों नोट कर लो तो इन्फॉर्म कर देना। हो गया सर। कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा इसको? नो सर। तो बेटा इन जनरल आप कह सकते हो कि जो किसी रिएक्शन का जो रेट है प्लस माइनस, वो सीधे सीधे डीसी बाई डी टी, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर t इज इक्वल टू टी, टी मतलब कि एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट की बात हो रही होगी, ठीक है। जैसे एक ग्राफिकल क्वेश्चन मैं आपको दूं समझाने के लिए, आपसे कह रहा है कि ये कोई ग्राफ है, इस तरह का कोई ग्राफ है, ये इसमें एक साइड जो है आपका कंसंट्रेशन चल रहा है और एक साइड चल रहा है बेटा आपका टाइम, ठीक है। मान लीजिए ये कंसंट्रेशन आपके पास एक सेकेंड हो गया और ये आपका टाइम हो गया टी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऐसे था 1 मोलर और 2 मोलर और 3 मोलर, ऐसे ये 4 मोलर, ये 5 मोलर, ये 6 मोलर, कुछ ऐसे, ठीक है। और आपको टाइम जो दे रहा था वो दे रहा था ये 10 सेकेंड है, इधर पर 20 सेकेंड है टाइम, इधर 30 सेकेंड है, इस तरीके से ये 40 सेकेंड है, ये 50 सेकेंड है, इस तरह से एंड सो ऑन। तो बच्चों देखो, जैसे ये आपको इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए और आपसे कहे कि कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट आई आर एट टी इज इक्वल टू 20, मतलब कि 20वें सेकेंड पर इन द गिवन क्वेश्चन। अब क्योंकि ये आप ग्राफ पेपर पे नहीं कर रहे हो, अगर ग्राफ पेपर आपको पूरा ग्राफ प्रॉपर बना के दिया जाता तो आप देखो क्या करते। आप बेटा इसका सॉल्यूशन मैं इसी के अंदर बता दे रहा, बट जब आप नोट करोगे ना तो क्वेश्चन को अलग नोट करोगे और सॉल्यूशन को अलग नोट करोगे। देखो 20वें सेकंड की बात हो रही होगी, आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप्स बता रहा हूं,
एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो यहाँ पर नहीं आ पाएगी क्योंकि ग्राफ नहीं है ये। आप सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे इस पॉइंट पे, जैसे आप पहुंचोगे इस पॉइंट से बेटा आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ये जो टेंजेंट बेटा ड्रॉ आप करोगे, सपोज ये किसी कंसंट्रेशन 7 पे जाकर के रुकी, तो 20वें सेकेंड पर ये जो टेंजेंट आपके पास ये जो भी जिस भी कंसंट्रेशन को टच करेगी, आप बोलोगे आई आर इक्वल टू कंसंट्रेशन रहा 7/20 और ये आपके पास जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, ये जो टाइम आपके पास मान लीजिए अगर सेकेंड में दिया है या क्या मोल्स में दिया है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा मोल पर सेकेंड। अगर टाइम मिनट में होगा तो मोल पर मिनट, अगर आवर में होगा तो मोल पर आवर, इस तरीके से। तो ये एक मेथड है जब ग्राफ के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी अगर डायरेक्टली आपको किसी इंस्टेंट पर पूछ लो और उस इंस्टेंट पर कंसंट्रेशन दे दे, तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके आंसर निकाल पाओगे। बट ये एक स्पेशल सिचुएशन बनती है। ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्राफिकल क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का क्या मेथड है। ये बोर्ड वाले ऐसे ही पूछ लेते कि मेथड क्या है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, या आंसर कैसे आता है। तो टेंजेंट ड्रॉ करके आंसर आता है। पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वहां से टाइम के लिए जिस पॉइंट पे टच करे वहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। कर लो इसको नोट। 0.35 जो भी आंसर आए। तो सर वो बोर्ड में सर आप लोग ग्राफ पेपर है सर, इसमें बना मिलेगा सर कि ग्राफ? हाँ, ये एज इट इज आपको बना हुआ मिलेगा। इसके बाद हमें इस चैप्टर का इसका बिगेस्ट पार्ट पढ़ना है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वही बस इस पूरे चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो भी तक आपने पढ़ा ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। बट जो इसमें से अच्छे मतलब 2-3 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग पे ही बनता है। वो फैक्टर्स कैसे, ये जो रेट है, कोई किसी का पर्टिकुलर रेट हो रहा हो, कंसंट्रेशन मान लीजिए 20 मोल पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा हो किसी रिएक्टेंट का, तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। और हालांकि फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं किसी रिएक्शन के रेट को चेंज करने वाले। फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप सिचुएशन ही बदल दो उसकी, प्रेशर, टेम्परेचर, कई सारे फैक्टर्स आप पढ़ोगे। बट हम लोग कुछ ही फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में है। क्या ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा ना? नो सर। देखो, थर्ड टाइप का जो बेटा आपको पढ़ना है रेट, वो क्या है? एवरेज रेट। एवरेज का मतलब कब निकाला जाता है कि जब आपको किसी एक पूरा एक टाइम इंटरवल देते हैं, उस टाइम इंटरवल में डिफरेंट तरीके से कंसंट्रेशन चेंज हुआ हो, तो आप कैसे एवरेज रेट निकालोगे? पहले तो आप समझ लो कि एवरेज रेट जो है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अलग अलग तरीके से रेट चेंज हो रहा हो, तो पूरा कितना नेट चेंज आया कंसंट्रेशन में और कितना टाइम टेकन हुआ, दैट विल बी द एवरेज रेट। ठीक है, तो आप इसको लिख लो कि रेट मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल of time and it is obtained by knowing the concentration of substance at two time। जैसे एवरेज रेट प्लस माइनस वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन के टाइम टू पर कंसंट्रेशन कितना था, टाइम 1 पर जितने टाइम इंटरवल के लिए पूछ रहा हो, तो वहां से कितना चेंज हुआ,
टाइम 2 से लेकर के टाइम 1 कितना टाइम टोटल टेकन हुआ, दैट विल बी एवरेज रेट। ठीक है, और इसका एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी बेटा ऐसे पूछा जाता है, जैसे देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, कोई कंसंट्रेशन जो है ये कुछ इस तरह से ये दिया, और कंसंट्रेशन का ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से चल रहा था। ये आपके पास एक साइड कंसंट्रेशन हो गया, ये आपके पास टाइम हो गया। ठीक है, ये कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर 10 था, यहाँ से वो 50 मोलर पहुंच गया। ठीक है, और इसको जो टाइम लगा ये 50 मोलर से ये था 10, और इसको जब ये 20, ये जो है ये दोनों मिनट में टाइम दिए हुए हैं, ध्यान रखना जो टाइम जो है वो मिनट में है। यानी कंसंट्रेशन जब 10वें मिनट पे आप थे तब कंसंट्रेशन 50 मोलर था रिएक्शन का, आफ्टर 10 मिनट पे पहुंचे, ठीक है, तब कंसंट्रेशन हो चुका था 10 मोलर। आपसे कह रहा है कैलकुलेट एवरेज रेट, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इसमें, क्योंकि मैंने आपको चेंज इन कंसंट्रेशन भी दे दिया और टाइम चेंज भी दे दिया, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। नोट कर लेना इसको जल्दी से कि चेंज इन कंसंट्रेशन 50 - 10 अपॉन, और ये 50 - 10 अपॉन 20 - 10। ध्यान रखना हमेशा बेटा बड़े में से छोटे वाले को ही माइनस करना, क्योंकि रेट जो है वो नेगेटिव में तो होता नहीं है। अगर नेगेटिव में आ भी रहा हो तो आप समझ जाओगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसकी बात चल रही है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मोल पर मिनट इसका आंसर। तो इसको नोट कर लो। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नोट करो इसको।